Welcome back students in this another lecture of female reproductive system। पिछले लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटॉमी है उसकी स्टडी करी और हमने फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजिना तक का जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट एनाटॉमी में बाकी बचा हुआ है वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिन्हें हम वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में। आप यहाँ ये एक डायग्राम देख सकते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्केच मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है। जो मेन पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें है, सबसे पहले जो इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करें। पहला पार्ट जो है उसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। जो मॉन्स प्यूबिस है, इट इज़ ए एलिवेटेड पोर्शन पार्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड कोर्स प्यूबिक हेयर्स। तो ये पहला पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, मॉन्स प्यूबिस। और दूसरा जो पार्ट इसमें अब मेजर है वो है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे दो बड़े थिक स्किन के फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो इस तरह से लेबिया मेजोरा है, थिक फोल्ड है, थिक फोल्ड ऑफ स्किन। अब थिक इसलिए है क्योंकि इनमें भी एडिपोज टिश्यू है, और इसके अलावा दे आर कवर्ड बाय स्किन। कुछ प्यूबिक हेयर्स लेबिया मेजोरा पर भी होते हैं। दे ऑल्सो कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स। और इसके अलावा वहाँ पर कई सारी मॉडिफाइड सूडोरीफेरस ग्लैंड्स भी होती है। सूडोरीफेरस का मतलब होता है स्वेट ग्लैंड्स। हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो लेबिया मेजोरा है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका होमोलोगस पार्ट है। तो हमें ध्यान देना है कि जो लेबिया मेजोरा है इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। जो मेल में स्क्रोटम होता है इट इज़ होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा। ठीक लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ हमें स्किन का एक पेयर इस तरह से फोल्ड्स और दिखाई देते हैं, और ये थर्ड पार्ट है जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। ये भी स्किन के फोल्ड्स हैं, पर कंपैरेटिवली ये थिन फोल्ड्स होते हैं क्योंकि इनमें एडिपोज टिश्यू नहीं है, एंड दे ऑल्सो डू नॉट कंटेन हेयर्स। पर हाँ, यहाँ पर कई सारे सिबेशियस ग्लैंड्स डेफिनेटली होती है। सिबेशियस ग्लैंड्स डेफिनेटली यहाँ पर भी होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमें ध्यान देना है कि यहाँ स्किन के दो फोल्ड्स होंगे, एक लेबिया मेजोरा और एक लेबिया माइनोरा। अब हमें यहाँ ये देखना है, इस डायग्राम में हमने दोनों लेबिया माइनोरा को ऐसे वाइड स्प्रेड किया हुआ है, और अब आप देखिए कि ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है हमें, द एंटायर एरिया जो आप सेंटर में देख सकते हैं,
दैट एंटायर एरिया इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल, जिसे मैंने अभी येलो कलर से हाईलाइट किया है। अब मैं ये हाईलाइट यहाँ से हटा देता हूँ वापस, और हमें ध्यान रखना है कि इस एरिया को हम, ये जो पूरा स्पेस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। द स्पेस कवर्ड बाई लेबिया माइनोरा, दोनों लेबिया माइनोरा के सेंटर का जो पूरा एरिया है उस एरिया को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स और दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो ओपनिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है ये वेजाइनल ओरिफाइस है। जो हमने वेजाइना के बारे में पढ़ा था कि एक वो 4 इंचेस लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, वो ट्यूब बाहर की ओर खुलती है, और जो उस वेजाइनल ट्यूब की ओपनिंग है उसी ओपनिंग को हम वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। और आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ये जो ओपनिंग है इसके चारों ओर ये यहाँ पे एक पतली सी मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है। ये मैं इसको बता देता हूँ आपको, यहाँ पर रेड कलर से इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरी दिखाई दे रही है आपको मेम्ब्रेन, इतना इतना ये जो पार्ट है, इस मेम्ब्रेन को हम हाइमन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम हाइमन कहते हैं। मतलब ये हो गया है कि जो हाइमन है वो पार्टली वेजाइनल ओरिफाइस को कवर करती है, पर कंप्लीटली कवर नहीं करती है, क्योंकि इवन जो हाइमन है उसके सेंटर में एक ओपनिंग है, तो वो उसको कंप्लीटली बंद नहीं करती है, क्लोज़ नहीं करती है, पर हाँ उसको पार्टली क्लोज करती है। और इस मेम्ब्रेन को हम हाइमन कहते हैं। ये एक थिन और वस्क्यूलर मेम्ब्रेन है। वस्क्यूलर का मतलब ये हो गया कि इसमें काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। बच्चों, जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यूजुअली उस फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिस के पेनिट्रेशन की वजह से ये जो हाइमन है ये टॉर्न हो जाती है या रप्चर हो जाती है, उसके रप्चर होने की पॉसिबिलिटी होती है। पर हाँ, मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाइमन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही रप्चर होती है। इट कैन इवन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल। अगर कभी इस तरह से कोई गिर जाने की कंडीशन में, या किसी तरह का कोई जॉल्ट जो होगा उससे, या फिर इवन कुछ जो इंजर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन के समय इनको यूज़ किया जाता है। वेजाइनल टेम्पॉन, उन्हें वेजाइना के अंदर की ओर फिट किया जाता है, तो ड्यूरिंग इंजर्शन ऑफ सच वेजाइनल टेम्पॉन जो हाइमन है वो रप्चर हो सकती है। और इवन कुछ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनसे भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक हॉर्स बैक राइडिंग या फिर जो जंपिंग है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे भी हाइमन जो है वो रप्चर हो सकती है। इवन साइकिलिंग जो है उससे भी पॉसिबल है कि हाइमन रप्चर हो जाए। और हाँ, आप ध्यान रखें यहाँ कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कुछ ऐसे गर्ल्स होती है जिनमें रप्चर नहीं होती है हाइमन, इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी। तो इसका मतलब हम फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये हाइमन से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज इट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यस और नो। तो हमारा आंसर होगा इट इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि ये विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी रप्चर हो सकती है, और इवन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी पॉसिबल है कि रप्चर नहीं हो। इसके बाद हम हाइमन के अलावा ऊपर की ओर आए तो आप देखिए कि ये जो दोनों हमारे
ये इस तरफ जो दोनों लेबिया माइनोरा है, इनके ऊपर यहाँ जहाँ जंक्शन है वहाँ पे ये देखिए मैंने ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बनाया है, और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम क्लाइटोरिस कहेंगे। तो ये क्लाइटोरिस है बच्चों। जिस तरह से मेल में जो पेनिस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, और पेनिस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि पेनिस में 3 सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं, जिसमें से 2 थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो जो क्लाइटोरिस है ये बिल्कुल जो है पेनिस का होमोलोगस स्ट्रक्चर है फीमेल में, और इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 स्मॉल मासेस ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। 2 स्मॉल मासेस ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और हमें ध्यान रखना है कि ये जो क्लाइटोरिस है इट इज़ ऑल्सो एन इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक पेनिस। और हमें ये ध्यान देना है कि क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। पर हाँ, हमें ये देखना है कि जिस तरह से पेनिस में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, क्लाइटोरिस जो है वो सिर्फ कॉर्पोरा कैवर्नोसा का बना हुआ है। और ध्यान रखें कि ये भी एक तरह से इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है। और फीमेल में जो सेक्सुअल एरोजल है, जो सेक्सुअल एक्साइटेशन है, उसमें क्लाइटोरिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू द टच। और अगर आपसे ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि विच पार्ट ऑफ द फीमेल वल्वा इज़ होमोलोगस टू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा, क्योंकि क्लाइटोरिस वाले पार्ट में सिर्फ कॉर्पोरा कैवर्नोसा आया है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये इधर ध्यान देना है हमको कि जो लेबिया माइनोरा है इट इज़ होमोलोगस टू स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो हम वहाँ नहीं लिख के यहाँ नीचे की तरफ लिख रहे हैं कि जो लेबिया माइनोरा होगा ये इट इज़ होमोलोगस टू स्पॉन्जी यूरेथ्रा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें आप। तो आपको क्लाइटोरिस के ऊपर की तरफ यहाँ एक पतली सी ये मेम्ब्रेन स्किन का एक फोल्ड दिखाई दे रहा है, और इस स्किन के फोल्ड को हम प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं। जिस तरह से मेल में पेनिस में जो ग्लांस पेनिस था इट वाज कवर्ड बाय प्रीप्यूस या फोर स्किन, उसी तरह से फीमेल में भी क्लाइटोरिस जो है स्किन की एक पतली सी लेयर से कवर्ड रहता है, तो उसे हम प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि इस क्लाइटोरिस के ठीक नीचे की तरफ यहाँ मैं यहाँ से ये एरो बना रहा हूँ, ये एक ओपनिंग दिखाई दे रही है हमें। ये फीमेल में यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, जहाँ से ये ब्लैडर से कनेक्टेड है और ये यूरिन के लिए आउटलेट है, यहाँ से यूरिन बाहर की ओर निकलता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मेल में जो यूरिथ्रल ओरिफाइस था या जो यूरिथ्रल मीटस था वहीं से यूरिन भी बाहर निकलता है और वहीं से सीमन स्पर्म्स भी बाहर निकलते हैं। पर फीमेल में यहाँ 2 ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, एक वेजाइनल ओरिफाइस है, ये एक वेजाइनल ओरिफाइस है, और दूसरी यूरोथ्रल ओपनिंग है। दोनों ओपनिंग्स सेपरेट ओपनिंग है। इसके अलावा अब आप यहाँ देखिए, इसमें हमें 2 ग्रीन कलर के ये जो डॉट्स हैं, ये एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ दिखाई दे रहा है। जो हमारी वेजाइनल ओरिफाइस है उसके लेफ़्ट और राइट में आपको ये 2 इस तरह से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये
और ये दोनों बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं। बेसिकली ये जो ग्लैंड्स हैं बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये वेजाइना की वॉल के अंदर सिचुएटेड होती है। और ये जो आपको यहाँ ग्रीन कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर उनकी ओपनिंग है। तो ग्लैंड्स अंदर है, वेजाइना की वॉल में है, और ये बाहर इस तरफ आकर खुलती है। हाइमन और लेबिया माइनोरा के बीच का जो स्पेस है, वहाँ ये बर्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो ओपन होती है। और हमें ध्यान रखना है कि ये जो बर्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं, दे आर होमोलोगस टू मेल में जो काउपस ग्लैंड्स थी उसके होमोलोगस है ये, होमोलोगस टू काउपस ग्लैंड्स ऑफ मेल। और फीमेल में जो सेक्स एसेसरी ग्लैंड है उसमें हम इन्हें बर्थोलिन्स ग्लैंड्स को इंक्लूड करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बर्थोलिन्स ग्लैंड है ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में बर्थोलिन ग्लैंड से जो म्यूकस रिलीज होगा, ये पेनिस को और वेजाइना की जो अंदर की सरफेस है उसको ल्यूब्रिकेट करने में हेल्पफुल है। तो ये बर्थोलिन्स ग्लैंड, इनका एक नाम और है बच्चों, इन्हें हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं बर्थोलिन्स ग्लैंड को। और अब ऊपर आ जाए हम और इस यूरिथ्रल ओपनिंग को देखें। और इस यूरिथ्रल ओपनिंग के दोनों तरफ भी हमें ये देखिए दो छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं इन्हें हम पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। दीज आर पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स, और इन्हें हम स्किन्स ग्लैंड भी कहते हैं, स्किन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स या स्किन्स ग्लैंड कहाँ है ये जो ग्लैंड्स हैं ये यूरेथ्रा में होती है, यूरेथ्रा की जो वॉल है वहाँ पर है। और जहाँ बाहर यूरेथ्रल ओरिफाइस है ठीक वहीं पर ये दोनों ग्लैंड्स भी आकर खुलती है। और इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं दे आर होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट, दे आर होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट। तो बच्चों ये जो है मेन स्ट्रक्चर्स फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, जिसे हम वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। और इसमें हम इंक्लूड करते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, थर्ड नंबर पर लेबिया माइनोरा है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे क्लाइटोरिस रहेगा इसमें। और एक इसमें जो सिक्स्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है, उस पर हम हाइमन को भी इंक्लूड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं वो पहले मेंशन कर चुका हूं। और आज हमने इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी किया है। बस आपसे एग्ज़ाम में यहाँ मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या वल्वा में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो मोस्टली पूछा जाता है वो यही रहेगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मेल के किस स्ट्रक्चर का होमोलोगस है। तो मैंने यहाँ क्लियर कर लिया है कि जो लेबिया मेजोरा है वो प्रोस्टेट के होमोलोगस है, जो लेबिया माइनोरा है वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा के होमोलोगस है, और जो क्लाइटोरिस है वो मेल में पेनिस के होमोलोगस रहेगा, और जो हमारी बर्थोलिन्स ग्लैंड है वो काउपस ग्लैंड के होमोलोगस है। और इसके अलावा जो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं दे आर होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट। तो इस तरह से हमारा जो एनाटॉमी वाला पार्ट है फीमेल का वो कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो बच्चों ओवरी के बारे में हम पढ़ते हैं।
उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फीमेल में oogenesis के बारे में बताना चाहूँगा। जो एग्स बनने का प्रोसेस है, जो ओवम बनने का प्रोसेस है फीमेल में, उस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। और ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये फीमेल में ओवरीज में कंप्लीट होता है। ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और वहीं पर ये oogenesis का प्रोसेस होता है। तो हम ओवरी के बारे में जब बात करते हैं तो पहले हम थोड़ा सा एक बार oogenesis को डिस्कस करते हैं। और आपको बच्चों ये जो पार्ट है बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना है। जब हमने मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात की तो मैंने आपको बताया था कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से शुरू होती है और वहीं से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इवन 70-80 ईयर्स तक कंटिन्यूसली स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में। फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है फीमेल के बर्थ लेने से पहले, यानी कि उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो उसकी ओवरीज होती है उन्हीं ओवरीज में oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना कि फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस है वो उसके जन्म लेने से पहले उसकी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, जो उसकी फीटल लाइफ है, उस समय उसकी बॉडी में जो ओवरीज होती है उन ओवरीज में जन्म से पहले ही oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वो जो स्मॉल ओवरीज उस एम्ब्रियो में, उस फीटस में हमें दिखाई देती है, उन ओवरीज में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। उन सेल्स को हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं और शॉर्ट में मैं यहाँ इन्हें पीजीसीज कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ये रैपिडली डिवाइड होने लगती है और इनके डिवाइड होने से ये माइटोटिक डिवीजन होंगे और इनके डिवाइड होने जो सेल्स हमें मिलेगी उन्हें हम oogonia कहते हैं। ये oogonia फिर से डिवाइड होते हैं और इनके डिवाइड होने से जो डॉटर सेल्स मिलती है उन डॉटर सेल्स को भी हम oogonia ही कहते हैं। और एट द टाइम ऑफ 5th month ऑफ प्रेगनेंसी, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एट द टाइम ऑफ 5th month ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ से मैं ले रहा हूँ एट 5th month ऑफ प्रेगनेंसी, वो जो हमारा फीमेल फीटस है उनकी ओवरीज में लगभग 7 मिलियन इस तरह के oogonia प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स? 7 मिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 लाख oogonia जो है वो उस समय हमें उनकी ओवरीज, दोनों ओवरीज में मिला के देखे जा सकते हैं। वहाँ पर 7 मिलियन oogonia कहाँ से बने? ये सब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के डिवाइड होने से बने हैं। और इसके बाद ये जो oogonia है ये डिवाइड नहीं होते हैं और अब नई सेल्स नहीं बनेगी। इन्हीं oogonia से फ्यूचर में ओवा बनेंगे। तो एक पहला डिफरेंस जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में हमें ध्यान रखना है कि जो oogenesis है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है और उसका जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है वो उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से हमने मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में बात करी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, वो जब डिवाइड होते हैं तो 2 सेल बनती है, एक टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया और एक फिर से टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। और जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो स्टेम सेल्स थी, वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकती है। और इस तरह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो 60, 70, 80 ईयर्स तक चलेगा। लेकिन जो oogenesis है हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और
जितने भी उगोनिया बनने हैं वो जन्म से पहले बन चुके होते हैं। और एट द टाइम ऑफ 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी उन ओवरीज में 7 मिलियन यानी कि 70 लाख जो उगोनिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों आगे ध्यान से सुने आप, जो 70 लाख 7 मिलियन उगोनिया है उनमें से मोस्ट ऑफ द उगोनिया, अगर हम बर्थ तक पहुँचें, बर्थ तक पहुंचने में कितने महीने बाकी, 4 महीने बाकी हैं। तो अगर हम 4 महीने की बात करें तो इस 4 महीने के ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ द उगोनिया, वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी तो ये बने हैं 5th मंथ में, बट विद इन नेक्स्ट 4 मंथ मोस्ट ऑफ द उगोनिया विल अंडरगो एट्रीशिया। एट्रीशिया का मतलब होता है कि वो डीजनरेट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द उगोनिया। और मैं आपको बताऊं कि जो बचे खुचे उगोनिया होंगे वो सब मियोसिस में एंटर कर जाएंगे, यानी oogenesis का प्रोसेस। और जो हमने देखा था कि जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, तो अभी तो इस फीमेल, इस बेबी का जन्म ही नहीं हुआ है, पर इसकी जो ओवरीज है उसमें जो उगोनिया है उनमें से वो जो उगोनिया है वो मियोसिस में एंटर कर जाते हैं। और मियोसिस में क्योंकि वो एंटर कर गए हैं तो अब हम इन्हें नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। बच्चों आपको ध्यान से सुनना है, वापस बता रहा हूँ मैं यहाँ कि जो मोस्ट ऑफ द उगोनिया है वो तो डीजनरेट हो गए, और डीजनरेशन का जो प्रोसेस है उसको हमने एट्रीशिया कहा। और जो बचे खुचे हैं, अब कितने बचेंगे मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 6 lakh to 8 lakh such oocytes are present in both the ovaries। दोनों ओवरीज में मिला के 6 लाख से 8 लाख प्राइमरी oocyte बचे रहते हैं। और थे कितने, 70 लाख। तो 70 लाख में से आप ये समझ लीजिए 70 लैक्स थे, उन 7 मिलियन थे तो मतलब 70 लैक्स हैं। उन 70 लैक्स में से अप्रोक्सीमेटली 62 से 64 लैक्स जो हैं, 62 से जो 64 लैक्स उगोनिया हैं वो डीजनरेट हो गए, और जो बचे हुए थे वो सब मियोसिस में एंटर कर गए। और मियोसिस में वो बेटा एंटर करने के बाद जो मियोसिस की फर्स्ट फेज है, प्रोफेज फर्स्ट की जो पहली फेज है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, और उसके बाद जो डिप्लोटिन स्टेज आते हैं तो वो उस डिप्लोटिन स्टेज में जाकर रुके हुए हैं, वो मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं करेंगे और उस मियोसिस में वो अरेस्ट हो जाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी oocytes आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्राइमरी oocyte आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इट इज़ अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटिन स्टेज है उस डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्टेड है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जन्म हो गया और जन्म होने के बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी दोनों जो ओवरीज हैं उसमें इस तरह के 6 लाख to 8 लाख प्राइमरी oocytes प्रेजेंट हैं। और ये जो डीजनरेशन का प्रोसेस है, ये डीजनरेशन का प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूस रहेगा। और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और यहाँ बीच में मैं आपको बताऊँ कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उनमें से सिर्फ 60,000 to 80,000 सच प्राइमरी oocyte
will be available in each ovary। इस बार ये ध्यान रखना बच्चों, मैं जो बोला हूँ वो each ovary बोला हूँ। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अब बर्थ के टाइम पर 6 लाख टू 8 लाख थे, और अगर हम आगे बढ़ें प्यूबर्टी 12 ईयर्स की, सपोज प्यूबर्टी 12 या 13 ईयर्स तक है, तो जन्म लेने के अगले जो 12-13 साल हैं, इन 12-13 साल में वो जो एट्रीशिया का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, और कई सारे प्राइमरी oocytes डिजनरेट हो जाएंगे, और डिजनरेट होने के बाद एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक ओवरी में 60,000 टू 80,000 प्राइमरी oocytes ही बचे रहेंगे। तो दोनों में मिला के हम बात कर सकते हैं कि 1,20,000 टू 1,00,000 सच प्राइमरी oocytes will be available in both the ovaries। Is that clear? और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जैसे प्यूबर्टी शुरू होगी और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में ये जो हमारे पास 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी oocyte बचे हुए हैं, उनमें से किसी भी एक ओवरी में 6 से 8 इस तरह के प्राइमरी oocytes की ग्रोथ शुरू होगी, और उसमें जो मियोसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही वो मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी पहले, और मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने से 2 सेल बनेगी, जिसमें से एक सेल को हम नाम देंगे सेकेंडरी oocyte, और जो दूसरी सेल बनेगी इसमें उसे हम नाम देंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। बच्चों मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दोनों ओवरीज में 6 लाख टू 8 लाख प्राइमरी oocyte थे, और हमें ये याद रखना है कि ये सारे प्राइमरी oocyte मियोसिस में एंटर कर चुके हैं, इनमें मियोसिस शुरू हो चुकी है, प्रोफेज फर्स्ट में ये एंटर कर चुके हैं, लेप्टोटिन और जाइगोटिन स्टेज पूरी हो चुकी है, और डिप्लोटिन स्टेज में आके ये रुके हुए हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और अगले तक ये उसी डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड रहेंगे। इनमें आगे मियोसिस नहीं बढ़ेगी, इनकी मियोसिस रुकी हुई रहेगी, वहीं पर हॉल्ट रहेगी, और जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होगी उनमें से किसी एक ओवरी में से कुछ 6, 8, 10 जो प्राइमरी इस तरह के oocytes होंगे, उनमें मियोसिस रिज्यूम होगी, और सभी तो नहीं लेकिन सिर्फ किसी एक में, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, तो उस बारे में और बाद में बात करेंगे। अभी आप ये देखिए कि वो जो प्राइमरी oocyte है उसमें ये मियोसिस कंप्लीट हुई, और मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट होगी तो हम जानते हैं कि 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, एक सेकेंडरी oocyte कहलाया जाएगा ये यहाँ, और दूसरी जो सेल बनेगी वो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी। अब आप यहाँ देखिए कि 2 सेल बनी, एक को मैंने बड़ा बनाया और एक को छोटा बनाया। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा वो इक्वल डिवीजन होगा, यानी इसमें भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे, हैप्लॉइड है, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, ये भी हैप्लॉइड रहेगा, पर इनमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है वो अनइक्वल हुआ है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऑलमोस्ट ऑल साइटोप्लाज्म रिमेन्स इन सेकेंडरी oocyte, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें बहुत ही कम या नेग्लिजिबल क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म जाएगा, और ये जो पोलर बॉडी है ये इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर की तरफ उससे चिपकी हुई ही रहती है किसी एक पोल पर, और यही कारण है कि हमने इसे नाम दिया पोलर बॉडी, क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर की तरफ पोल पर चिपकी हुई रहेगी, और आगे जाके ये डिजनरेट हो जाएगी। और अब हमें ये ध्यान देना है कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनने के कुछ समय बाद ओवुलेशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ह्यूमंस में ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो वो क्या मैच्योर ओवम होता है? तो आंसर रहेगा नहीं, वो मैच्योर ओवम नहीं रहता है, अभी उसमें एक मियोसिस जो मियोटिक सेकंड डिवीजन है वो बाकी है, और जो ओवुलेशन होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। इसी स्टेज में ओवुलेशन हो जाएगा,
और इस सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन होने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा और वहाँ उसका स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा, और उस फ्यूजन में, उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हों उससे पहले इस सेकेंडरी oocyte में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा और हमारा ओवम या oocyte भी कहते हैं हम उसको, ये उस स्टेज पे जाके बनेगा। यानी कि ओवम जब बना तब तक उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, न्यूक्लियस का फ्यूजन बाकी है, स्पर्म और एग के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है। एनीवे, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बाद में जाके एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जो सेकेंडरी oocyte है और इसमें ये देखिए यहाँ पर जो मियोसिस सेकंड हुई है ये भी मियोसिस फर्स्ट की तरह एक अनइक्वल डिवीजन है, और इसमें भी जो दो सेल बनी है जिसमें से एक को हमने ओवम कहा है और ये जो दूसरी सेल होगी इसे हम सेकंड पोलार बॉडी कहेंगे, और ये सेकंड पोलार बॉडी भी उस ओवम के एक पोल पर अटैच रहती है। और एक क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्स्ट पोलार बॉडी है ये डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इसका आंसर है कि ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, अभी इसके लिए हम सर्टेन नहीं है। सम ऑथर सेज दैट कि इसमें डिवीजन होता है एंड सम ऑथर्स से कि डिवीजन नहीं होता है, और हमारा भी आंसर यही रहेगा कि वी आर नॉट येट सर्टेन वेदर फर्स्ट पोलार बॉडी डिवाइड और डू नॉट डिवाइड। तो बच्चों, ये जो फीमेल्स हैं उसमें oogenesis के प्रोसेस को हमने एक बार ब्रीफली स्टडी किया है, हमें इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है उस एम्ब्रियोनिक लाइफ में ध्यान रखेंगे कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है, और वहाँ पर कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, वो डिवाइड होकर oogonia बनाती है, फिर oogonia फिर से डिवाइड होकर oogonia ही बनाते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डिविजन्स हैं ये सारे के सारे माइटोटिक डिविजन्स हैं, इसमें सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, और जो मियोटिक डिवीजन होगा वो यहाँ नीचे की तरफ होगा, यहाँ आने के बाद मियोसिस होगी, और जो मियोसिस होगी वो आप यहाँ देखिए नीचे सेकेंडरी oocyte जब बनेगा प्राइमरी oocyte से उस समय मियोटिक डिवीजन होगा। और इससे पहले की जितनी भी सेल्स होगी, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लॉयड होगा, और ये जितने भी oogonia हैं ये भी सभी डिप्लॉयड सेल्स होगी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो भी डिप्लॉयड सेल्स होगी। बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के समय आपको बताया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब डिवीजन होता है तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और हर स्पर्मेटिड आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्पर्म में। तो क्वेश्चन बनता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, तो 4 आंसर रहेगा। और अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे या कितने सेकेंडरी oocytes बनेंगे, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है, और एक सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम और oocyte बनता है। इसमें भी आपको एक और जो है ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप, कि जो सेकेंडरी oocyte है ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तभी उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन जो हो वो कंप्लीट होगा और ओवम या oocyte बनेगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोई फीमेल है, उसकी 5 साल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में, आई रिपीट, उसके 5 साल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में वो अनमेरिड है, ये ध्यान दें आप, उससे पूछा जाए कि 5 साल की अनमेरिड लाइफ में कितने ओवम या oocyte बनते हैं, तो फिर हमारा जवाब रहेगा 0, क्योंकि अगर अनमेरिड लाइफ है और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो उस केस में कभी भी सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम या oocyte में कन्वर्ट
नहीं होगा। ओवम या ootyl तभी बनता है जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सारे प्रोसेस हैं, हम इनके बारे में थोड़ी देर बाद या हमारे अगला जो लेक्चर होगा उसमें और डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी oocyte है, और आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि oogenesis की कौन सी फेज है जो सबसे लंबी चल रही है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी मियोसिस फर्स्ट है वो बहुत लंबी चल रही है। क्यों वो इतनी लंबी चल रही है? क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट है वो डिप्लोटिन स्टेज पर अरेस्टेड है। और आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये फेज कितनी लंबी चल सकती है, तो फिर आपका जवाब रहेगा, अगर प्यूबर्टी से शुरुआत करें हम, तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक 12 या 13 साल है। तो जो पहला सेकेंडरी oocyte ओवुलेट होगा उसकी जो मियोसिस है वो 12 साल लंबी हो गई, करेक्ट। और जो ये हर महीने ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूसली, और मान लिए 50 साल की एज में जो लास्ट सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा 50 साल की उम्र में, मेनोपॉज के ठीक समय, तो बताइए कि उसकी मियोसिस कितनी लंबी हो गई? तो उसकी मियोसिस 50 इयर्स लंबी हो गई है, क्योंकि वो जो है ओवम जो हमारा जिसकी लास्ट में मियोसिस स्टार्ट हुई है वो जन्म से लेकर अभी तक इन 50 सालों तक वो प्राइमरी oocyte स्टेज में ही अरेस्टेड पड़ा हुआ है, और उसकी वो है डिप्लोटिन स्टेज में ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये इट इज़ वेरी मच क्लियर कि उसकी मियोसिस ऑलमोस्ट 50 इयर्स लॉन्ग अरेस्टेड कंडीशन में पड़ी हुई है। और बच्चों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि क्योंकि ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये जन्म के समय ही बन चुके होते हैं और ये पड़े रहते हैं, तो समय के साथ इनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आना एक नॉर्मल फिनोमिना है। और यही कारण है कि जो महिलाएं अधिक उम्र में माँ बनती है, कंसीव करती है, लाइक 35 या 40 इयर्स के आसपास जो प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और रीज़न क्लियर है, क्योंकि उनका जो ओवम है वो काफ़ी लंबे समय से लगभग 40 इयर्स से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और इस ड्यूरेशन में उनके क्रोमोसोम में कुछ डैमेजेस, डीएनए में जो डैमेजेस है वो पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से ये oogenesis को हमने ब्रीफली पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं अब, और हम ओवरी के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ओवरी का सेक्शन बना हुआ है, और देखें तो जो बच्चों ओवरी है उसके बाहर की तरफ 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर एक मेसोवेरियम होती है, मेसोवेरियम। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वहाँ पर सिंपली जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसी का फोल्ड है। पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है उसी का फोल्ड है मेसोवेरियम। उसके ठीक बाद ये जो ग्रीन कलर की हमको लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और ये क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर है जो ग्रीन कलर की है यहाँ पर, जर्मिनल एपिथेलियम। ऐसा माना जाता था पहले कि इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स से ओवा बनते हैं, पर अब ये डिस्प्रूव हो चुका है। ओवा जो बनते हैं वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉक सैक में ओरिजिनेट होती है, और यॉक सैक से माइग्रेट होकर ये ओवरी में आकर सेटल होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है इनसे ओवा नहीं बनते हैं। ओवा बनते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, और उन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का ओरिजिन ओवरी से बाहर है, वहाँ से वो माइग्रेट होके ओवरी में आके सेटल होती है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ तीसरी ब्लैक कलर की जो मैंने सबसे अंदर ये लाइन बनाई है, देखिए आप, ये हमारे पास ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। तो जिस तरह से टेस्टिस के बाहर एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी, ये भी उसी तरह से वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और इसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं।
तो ये ओवरी की सरफेस पर पाई जाने वाली 3 लेयर्स के बारे में बात करी हमने। उसके बाद आप इस एरिया पर आ जाइए। ये जो एरिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम हाइलस कहते हैं। इस एरिया को हम हाइलस कहते हैं। और जैसा कि ये डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहीं से जो आर्टरी है वो अंदर एंटर करेगी। ये देखिए आर्टरी अंदर जा रही है, यहीं से वेन बाहर आएगी, यहीं से लिम्फेटिक वेसल भी बाहर आएंगे, और जो नर्व्स हैं वो भी यहीं से एंटर करती है इस हाइलस से, और ओवरी में अंदर की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद बच्चों मैं यहाँ एक आपको हाइपोथेटिकल इस तरह से एक लाइन बना रहा हूँ। देखिए ये देखिए, तो इस लाइन में जो बाहर वाला पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट को हम ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। ओवेरियन कॉर्टेक्स कहेंगे। और ये जो अंदर सेंटर वाला पार्ट जो होगा, इस सेंटर वाले पार्ट को हम मेडुला कहेंगे। में ध्यान देना है कि ये जो कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ ये दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर्स, ये सारे फॉलिकल्स हैं। अलग अलग इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सारे फॉलिकल्स हैं, इन सारे फॉलिकल्स को हम स्टडी करेंगे। तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में है। तो कॉर्टेक्स कंटेन्स फॉलिकल्स, और हर फॉलिकल के चारों ओर, यहाँ जितने भी ये फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हर फॉलिकल के चारों ओर डेंस टिश्यू का एक कवरिंग होता है। अभी मैंने वो कवरिंग यहाँ बनाया नहीं है, बट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है हर फॉलिकल के चारों ओर। और जो सेंटर वाला पार्ट है जिसे हम मेडुला कहते हैं, ये बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और इसमें वो सारे स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और इवन जो नर्व्स है वो यहीं पर प्रेजेंट रहेगी, स्ट्रोमा वाले कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, मेडुला वाले पार्ट में। और बाहर का जो पार्ट है जो जिसे हमने नाम दिया है कॉर्टेक्स, हमें ध्यान रखना है कि फॉलिकल्स जितने भी हैं वो सारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं। तो बच्चों ओवरी में जो हमें मेन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ये फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इनका फॉलिकल्स का किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो अब हमारा पार्ट है ये काफ़ी लंबा और थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है ही है, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है। तो अब आज हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट और जो हार्मोनल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी आज हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।